हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। वही पुरानी कुर्सी और रिकॉर्ड प्लेयर पर रफ़ी के गाने। लगता है मदान साहब बहुत खुश हैं, और क्यों ना हो, उनका बेटा विनय अपनी पत्नी प्रीति के साथ 2 साल बाद आ रहा है। अपने बच्चे के इंतज़ार में आंगन में कुर्सी पर बैठे मदान साहब की कब आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक जोर की बिजली और खिड़कियों की गड़गड़ाहट ने अचानक मदान साहब को नींद से जगा दिया। लगता है तूफान आने वाला है। उन लड़खड़ाते पैरों में हिम्मत बटोर अपने कांपते हुए हाथों से खिड़कियां बंद करते हुए ये क्या? बारिश की बूंदों ने मदान साहब के हाथों को छू लिया। बारिश की बूंदें मदान साहब को अपने वश में करने वाली ही थी कि सेलफोन की घंटी बज उठी। मदान साहब, हेलो विनय पापा, हम लेट हो जाएंगे, यहाँ बहुत बारिश हो रही, आप फिक्र मत करना और खाना खा लेना। मदान साहब, बेटा विनय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, घर कब आ रहे हो? इससे पहले मदान साहब कुछ सुन पाते कॉल कट गया। घबराए हुए मदान साहब का मन कॉल पर कॉल करने लगा, लेकिन रूट की सभी लाइनें व्यस्त थीं। एकाएक अब बिजली भी लुका छुपी खेलने को आतुर हो गई थी, लेकिन मदान साहब इस खेल के भी खिलाड़ी थे। उन कांपते हुए हाथों ने झट से अलमारी के कोने को टटोलना शुरू कर दिया, और मोमबत्ती के साथ कुछ अनलिखे पन्ने भी हाथ लग गए। उन पन्नों की खुशबू आज भी उतनी ही ताज़ा थी जैसी उस दिन जब उन्होंने मदान साहब को सौंपा गया था। अब चेहरे की मुस्कान कुछ और ही बयां कर रही थी, और हाथों में कलम पन्नों की ओर इशारा कर रही थी। और फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोसते हुए मदान साहब ने कुछ लिख डाला। ये कुर्सी भी ना जाने कितने सालों से मुझे हर बार नींद के आगोश में पहुंचा देती है। तुम्हें याद है? लिखते लिखते कब बारिश थम गई और टैक्सी में हॉर्न ने मदान साहब को चौंका दिया। दरवाजे खोलते ही ये क्या? चेहरा चमक उठा, शरीर में जैसे जान सी आ गई। मदान साहब, तुम लोग आ गए? विनय पापा, रास्ते में भी बारिश थी और थोड़ी धीरे धीरे आए। प्रीति पापा, आपने खाना खाया? मदान साहब बोले, पहले तुम दोनों गले मिलो, ना जाने कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम लोग आ गए हो ना, चलो साथ में मिलकर खाना खाते। प्रीति, मैं ना कहती थी खाना नहीं खाया होगा? चलो विनय, मुझे 500 रुपये दो। मदान साहब, 500 किस बात के विनय? मैं शर्त हार गया। और क्या? मैंने सोचा आपने खाना खा लिया होगा। मदान साहब, अच्छा तो ये बात है, ये भी नहीं समझता, चल दे पैसे प्रीति को। और प्रीति बेटा, शर्त कम से कम 1000 की लगाया कर, मुनाफा ज़्यादा होगा। प्रीति, जी पापा। और फिर हल्की फुल्की बातों का सिलसिला रात तक चला, और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। प्रीति, तुमने पापा को बताया कि हम बस 2 दिन के लिए रुक पाएंगे? विनय, अभी नहीं, कल बता दूंगा। प्रीति, उन्हें बुरा लगेगा अगर तुम कल जाने को बोलोगे, तुम कुछ नहीं समझते। विनय, अभी बोलूँगा तब भी बुरा लगेगा ना, और वैसे भी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रीति, जैसे तुम ठीक समझो। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। और फिर अगली सुबह मदान साहब और विनय सैर को निकले। विनय पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मदान साहब, बेटा देखो ना, यहाँ सब अपना अपना सा लगता है, नई जगह जाकर रहना मुझसे नहीं होगा। विनय, लेकिन पापा। मदान साहब, मैं ठीक हूँ, तुम लोग अच्छे से रहो। विनय पापा, वो एक बात बोलनी थी, मुझे ना बस 2 दिन की छुट्टी ही मिली है, तो कल वापस जाना होगा। विनय की बात सुनकर मदान साहब एकटक थम गए और अपनी आंखों में आंसू छुपाए हंसकर बोले, अरे तुम्हें देखकर गले लगा लूं, और क्या चाहिए? तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, जब मन करे टाइम मिले आ जाओ। चल, अब कर, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और दोनों घर की ओर चल दिए। प्रीति, जल्दी आओ, पराठे बना रही हूँ चटनी के साथ। मदान साहब, अरे वाह, बस मैं अभी स्नान करके आता हूँ। प्रीति, जी पापा। विनय, सुनो, मैंने पापा को बोल दिया। प्रीति, क्या बोले पापा? विनय, कुछ नहीं बोला, पापा को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम ही पीछे पड़ी थी। प्रीति, अब क्या बोलूँ? तुम पापा को बुला लो, मैं नाश्ता निकाल देती हूँ। विनय पापा को बुलाने चला गया। प्रीति, जल्दी आओ। विनय की आवाज़ सुनकर प्रीति जैसे ही दौड़ कर पहुँची तो ये क्या? मदान साहब फर्श पर पड़े हुए थे। विनय, प्रीति उन्हें अस्पताल ले गए, और लेकिन मदान साहब की सासें ने रास्ते में ही साथ छोड़ दिया था। अब पिता के अंतिम संस्कार के बाद प्रीति और विनय ने भी अपना घर जाना ठीक समझा और सामान समेटने लगे। विनय अपने पापा के कमरे को जैसे ही ताला लगाने पहुंचा कि एक पन्ने की आवाज़ ने उसे रोक लिया। पन्ना उठाया तो ये क्या? अरे यह तो पापा ने लिखा है। और विनय प्रीति के साथ उस पन्ने को पढ़ने बैठ गया। माफ़ीनामा, आजकल रोज़
तारों को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि प्रदूषण बहुत है। शादी की 42वीं सालगिरह मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम एक साथ हैं, इतने दूर चले गए। लोग कहते हैं कि मुझे सुनाई बहुत कम देता है आजकल। अरे सच्ची, मैंने अपने कानों से सुना है, लेकिन अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं उनकी आवाज़ में प्यार कहीं खो गया है या फिर मेरे कानों को बस तुम्हारी आदत से। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है वो शादी का पहला दिन? तुम्हारी यादें आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी मेरी ज़िंदगी में पहला कदम रखते वक्त थी। इतना चौंकने की कोई बात नहीं है, ये शब्द मेरे ही हैं जो मैं कभी तुमसे बोल नहीं पाया। समय भी कैसे निकाल पाता ही नहीं चला। वो बारिश में भीगना, ठिठुरते ठिठुरते स्कूटर चलाना और तुम्हारा वो चाय की जिद करना, ये लो सोचते ही शरीर में सरसराहट सी हो गई। और वो हर बात को, तुम्हारा तारों को देखना और छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाना आज भी याद आता है। और तुम्हारे हाथों की धनिया की चटनी, सच्ची तुम्हारी जैसी चटनी अब कोई नहीं खिलाता। तुम्हारा वह सुबह उठकर पागलों की तरह अपने माथे की बिंदी को ढूंढना, तुम्हारा मुझे वो गुदगुदी मचाना और ठंड में वो ठंडे पैरों से मुझको सताना। मुझे याद है तुम मीठा बहुत ही अच्छा बनाती थी, इसलिए शायद तुम्हें मीठी यादों के साथ तुम मुझे आज यहाँ अकेला छोड़ गई। जब तुम थी तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे होते हुए भी तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अधूरी रह गई। शायद तुम्हारे साथ हंस लेता या रातों को मुंह मोड़कर नहीं सोता जब तक तारे दिखाते थी, तो आज अपने आप को इतना अकेला असहाय नहीं पाता। तुम्हारे जाने पर यह महसूस हुआ कि क्या हो जाता अगर मैं तुम्हें एक बार प्यार से बैठकर कुछ बोल पाता या तुम्हारे मन की बात को समझ पाता। मैं शायद अपने आप को पति ही समझ बैठा जो परमेश्वर की तरह तुम्हारी तपस्या को समझ नहीं पाया, और तुम्हारे बिन बात के गुस्सा हो जाना शायद मैं अपना हक समझा बैठा, लेकिन इसी बीच कभी बता नहीं पाया कि मुझे तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी हर शैतानियों पर मन ही मन मुस्कुराता हूँ। मैं चाहता था कि तुम जैसे हो वैसे हर रोज़ रहो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जीवन नहीं दे पाया, और तुम कब अपनी हंसी छोड़ बैठी मैं उसे लौटा नहीं पाया। मैं आज तुमसे अपने जीवन की सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और चाहूँगा कि तुम्हारा बच्चा बनकर जन्म लूँ, ताकि तुम मेरी हर गलती पर तुम मुझे डांट सको। तुम्हारा, सचमुच तुम्हारा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।